हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल। सो दिस इज़ एस एंड इन दिस वीडियो ये पार्ट 3 है और इससे पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ मैं सेम चैप्टर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करना है हमें सेपरेशन एनर्जी। सॉरी, इससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी भी है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में नहीं कवर किया था। तो सबसे पहले गाइस समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं ग्राउंड स्टेट से। हमको इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहाँ ले जाना है? आइसोलेटेड स्टेट में ले जाना है, मतलब हमको आइसोलेट कर देना है इलेक्ट्रॉन को एटम से। तो अगर आइसोलेट करना है हमको इलेक्ट्रॉन को एटम से, मतलब कि हमको इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना होगा? इन्फिनिटी पे ले जाना होगा। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए N1 की वैल्यू तो 1 हो गई। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट, क्योंकि सेपरेट करके कहाँ ले जा रहे हैं? आइसोलेट कर दे रहे हैं, तो मतलब N2 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब हम बात करें सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ये भी सेम अमाउंट, वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और आइसोलेट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या था? ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे थे, यहाँ पे सेम ही है बट एक्साइटेड स्टेट से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू अगर आपको बोले कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो N1 की वैल्यू क्या लेंगे? 2, 3, 4। अगर बोले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो N1 की वैल्यू क्या लेंगे? 3, 4, 5। इस तरीके से लेंगे, एक बढ़ा के। और यहाँ पे भी तो आइसोलेट करना है, मतलब इन्फिनिटी पे ले जाना है, तो N2 की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी हो गई। अब बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, आइसोलेट नहीं करना है, हमको शिफ्ट करना है एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो देखो भाई, ग्राउंड स्टेट से ही शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो N1 की वैल्यू क्या हो गई? N1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 होगी। N2 की वैल्यू किसी भी लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं, सेकेंड पे कर सकते हैं, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, किसी भी तरह से। उसके बाद होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सीरीज आपको इसी सीरीज में याद रखनी होती है, ऐसी सीरियल वाइज। पहली होती है लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफन, फिर हम्पनी। ओके, अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा सीरीज कौन से रीजन में आता है। जैसे कि आपको लाइमन का याद रखो, यूवी रीजन होगा। बाल्मर किस रीजन में आएगा? विजिबल रीजन में आएगा। पास्चन किस रीजन में आएगा? ब्रैकेट, पीफन, हम्पनी। पास्चन से लेके हम्पनी तक ये सारा इंफ्रारेड रीजन में आता है। ओके, अगर बात करते हैं लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए जो N1 की वैल्यू होती है 1 होती है, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, उससे ज़्यादा वाला ले सकते हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि लाइमन 1 होगा, फिर बार्मर सेकेंड, फिर पास्चन थर्ड, फिर ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 4, फिर पीफन 5, फिर हम्पनी 6। ओके, तो अब देखो N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। और नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे? तो N2 जो भी लेवल पे गया होगा, जहाँ पे आएगा तो 1 पे ही आएगा लाइमन के लिए। अब बात करते हैं बार्मर के लिए। बार्मर के लिए N1 की वैल्यू सेकेंड, क्योंकि सेकेंड पे ही आता है, और N2 की वैल्यू उससे हायर वाली कहीं से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन। पास्चन के लिए उसी तरह N1 की वैल्यू 3 और N2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6। बस इसे यहाँ से लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ लाइंस का। एक स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? हाँ, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट लाइन लिखा हो या फिर स्टार्टिंग लाइन या फिर इनिशियल लाइन लिखा हो, देखो जितना भी आप पास में रहोगे एनर्जी उसकी उतनी ही कम होती है, जितना आप दूर जाओगे एनर्जी उतनी ही बढ़ती है। तो जब फर्स्ट लाइन है तो देखो लाइमन सबसे पहले नीचे होता है, उसके ऊपर बाल्मर होता है, उसके ऊपर पास्चन होता है, ठीक ऐसे से होता है। तो लाइमन सबसे पहला है, सबसे नीचे है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो इसका वेवलेंथ जो लैम्डा होगा मैक्सिमम होगा। उसीलिए जब भी लिखा हो फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन या फिर इनिशियल लाइन, तो लैम्डा मैक्सिमम होता है और उस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में तो सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी मैंने एनर्जी भी बोला, एनर्जी भी मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, क्योंकि रिलेशन है न्यू और लैम्डा में, तो इन्वर्सली रिलेशन होता है। अब बात करते हैं जब भी लिखा हो लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन या फिर मार्जिनल लाइन, हम जितना ही न्यूक्लियस से ऊपर जाएंगे हमारी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। जब हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, E = होता है Hc/λ।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के साथ। एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन या फिर मार्जिनल लाइन की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है और इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, बिकॉज E इज इक्वल्स टू एच न्यू, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ। अब एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला आता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ओके, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। आपको पता रहेगा कि किस लेवल से किस लेवल पे आएगा, हायर माइनस लोअर करेंगे बस। अगर मान लो कि 5 से 2 पे आ रहा है तो 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1, बस सिंपल ये करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइन इन अ पार्टिकुलर सीरीज, जैसे कि आपको बोला जाए लाइमन के लिए निकालो, तो n2 की वैल्यू जहाँ से आ रहा हो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर 5 से आ रहा है जाएगा, n1 की वैल्यू तो पता है 1 ही होगी, आएगी तो फर्स्ट लेवल पे। लाइमन के लिए तो 1 होती है ना n1 की वैल्यू, जो मैंने अभी बताया है यहाँ पे। n1 हायर लेवल हो जाएगा एनर्जी का, और n2 हायर लेवल एनर्जी हो जाएगा, n1 जो हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल हो गया। अब एक आता है हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला बोलता है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। आर जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको हमको कैलकुलेशन बहुत जल्दी करना है तो आपको 1 बाई आर की भी वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि होता है 9×12 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब आते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉकली के हिसाब से क्या था कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने वेव माना, तो वेव का हम पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ किसी एक इंस्टेंट पे मेज़र नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर हम पोजीशन सही से अगर मेज़र करेंगे तो हमारी वेलोसिटी गलत आ जाएगी, वेलोसिटी मेज़र करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता था कि एग्जैक्ट टाइम पे हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है, रिलेशन आता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू h/4π। रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं हम, ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला सिंपल सा, ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज़ आ जाता है, यहाँ पे भी यूज़ है। सिंपल फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p होता है। p मोमेंटम, इसको mv लिखते हैं, और इसको √2m_k लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m_qv हो सकता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन की डेरिवेशन होती है कि लैम्डा उसके √v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.25 √v एंगस्ट्रॉम में। ओके, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे का क्वांटम नंबर है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से लिखते हैं। तो ये हमारा शेल को रिप्रेजेंट करता है। हमारा शेल क्या होता है, KLMNO। K शेल 1 होगा, 1 2 3 4 ऐसे K शेल। सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या फॉर्मूला होता है, 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर सेल का फॉर्मूला होता है 2n²। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म हो गया। अब बात करते हैं एज़ोमुथल क्वांटम नंबर की। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर को L से लिखते हैं। तो L क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम को। शेप ऑफ ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम को करता है रिप्रेजेंट। S सब सेल के लिए एज़ोमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, P सब सेल के लिए 1 होती है, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। ओके, अगर n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होती है तो L की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है, 0। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो प्रिंसिपल जो एज़ोमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 और 0 इससे कम वाली होगी। 3 के लिए 0 1 2 3 नहीं हो सकती, इससे कम ही होगी। अगर n की वैल्यू 4 तो 0 1 2 3 4 से मतलब कम वाली सारी होगी। ओके, अगर हमको वैल्यू ऑफ n निकालना है, अगर n की वैल्यू सेम होगी तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा, n प्लस एल से हम निकालते हैं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू डाल देंगे। n की वैल्यू अगर सेम है, n की वैल्यू सबके लिए सेम है, तो मान लो कि n 1 है, n की वैल्यू मान लो कि 4 है और l की वैल्यू आपको डालना है, तो s के लिए 0, p के लिए इस फॉर्मूला से n प्लस एल के डाल के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि s से ज़्यादा एनर्जी p की होती है, p से ज़्यादा एनर्जी d की होती है, d से ज़्यादा f की होती है। ओके,
चलो एक चीज़ पूछती हूँ आपको, 3s 3p 3d में बताना है, बताओ कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी गाइस। तो ऑब्वियसली 3d की सबसे ज़्यादा होगी 3p से 3a से। कैसे? तो n + l करना है हमको, 3 + 0 3 आया, 3 + 1 कितना आया 4 आया, 3 + 2 5 आया, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, बस सिमिलर करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ये भी ध्यान रखना है कि l √l × l+1 h/2π ये फॉर्मूला होता है, ओके। और h/2π को अपन स्मॉल h पे लिखते हैं, ये भी √ के होगा, ओके। तो √l × l+1 h लिख सकते हैं अगर h को h/2π लिखते हैं तो, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि हमने बोला कि क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो जो एजोमेथल क्वांटम नंबर होता है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर सब सेल में हम कैसे निकालते हैं, 2 × 12+1 करके निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर सब सेल इस तरीके से निकालते हैं। अगर पी सब सेल के लिए हमको वैल्यू निकालनी है तो पी के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 2 × 1 कितनी हुई 1 + 2 + 1 कितनी होगी 3 × 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन पी के लिए निकालते हैं। डी के लिए भी वैल्यू आपको निकालने के लिए 2 भर लेना है, एफ के लिए इसको निकालने के लिए एल की वैल्यू 3 भर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि पी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी पी में 3 बॉक्स होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 5 होते हैं, तो एक में 2, 5 में कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। एस सेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरीके से 7 बॉक्स होते हैं, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल्स की कैसे शेप होते हैं। तो एस जो ऑर्बिटल्स की शेप स्फेरिकल होती है, पी की डम्बेल होती है, डी की डबल डम्बेल शेप होती है, और एफ जो होता है कॉम्प्लेक्स शेप होता है, उसका कोई शेप नहीं होता, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू होती है -L2 + L, ठीक है। अगर पी के लिए वैल्यू देखें तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 0 + 1 -1 2 + 1, ओके। अगर डी के लिए देखते हैं तो -2 -1 0 + 1 + 2, मतलब -2 से +2, मतलब इसकी वैल्यू -L से +L के लिए हो जाएगी, ओके। तो बस सिमिलर ऐसे ही है। उसके बाद ये लास्ट ही है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।